बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास प्री 9th के लिए इंग्लिश का लेक्चर ले रहे हैं और स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक आपके 5th फोर्टनाइट में टॉपिक शामिल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगरचे आपके सिलेबस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ना है पैसिव वॉइस के हवाले से, मगर पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए लाजमी है कि आपको इसका एक्टिव वॉइस आता हो, इसलिए आज हम पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव वॉइस के तौर पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आमतौर पर सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उर्दू के जुमलों में इसकी पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के उर्दू के जुमलों के ज़रिए पहचान ये है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में ये अलिफ या, छोटी ये या फिर बड़ी ये आती है। दूसरी पहचान एक और भी है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में या था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, ये भी आ सकता है उर्दू के जुमलों में के आखिर में। मसलन जैसे ये मैंने जहाँ जुमला लिखा है, उसने एक घड़ी खरीदी, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि उसने एक घड़ी खरीदी थी। तो थी का इस्तेमाल इसके अंदर है हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये जुमला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला ही माना जाएगा और इसको हम इसी के तहत ट्रांसलेट करेंगे। आइए अब मैं बताता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू के जुमलों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरतीब से हम अल्फाज को एक लाइन में रखते हैं जिससे वो एक बामानी जुमला बनता है, और इस तरतीब को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अभी हम जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक्टिव वॉइस के तहत है, ये याद रहे। सिंपल टेंस यानी सिंपल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस का जिसमें कोई रूटीन बताई जा रही हो या कोई खबर दी जा रही हो, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने जुमला बोला कि उसने एक घड़ी खरीदी, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का जिक्र करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जुमला लिखा हुआ है, उसने एक घड़ी खरीदी। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें पहचान बता दूं कि इस उर्दू के जुमले में जो सब्जेक्ट है वो है उसने यानी ही, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है एक घड़ी, और जो वर्ब है यानी जो एक्शन इस जुमले में लिया गया, जो काम किया गया, वो था खरीदने का, खरीदी। तो जो खरीदी है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आप देखिए कि स्ट्रक्चर में हमारे पास यही तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो हमने यहाँ पर देखिए कि कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इन तीनों को उठाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस तरतीब के मुताबिक हम इसको लिखते जाएंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब खरीदा, खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। तो सेकंड फॉर्म है बॉट, ही बॉट। उसके बाद है आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक घड़ी, अ वॉच, ही बॉट अ वॉच। तो इस तरह से आपका जो सिंपल सेंटेंस था उसको हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट कर दिया। अब हम देखते हैं, यानी जुमला क्या था, उसने एक घड़ी खरीदी, ही बॉट अ वॉच। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने का कुलिया ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट लगाते हैं। जो एक्शन आपने लिया है उसकी नफी करने के लिए हम डिड नॉट लगाते हैं। अब जो ये डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, ठीक है। सेकंड फॉर्म चूंकि हमने यहां पर इस्तेमाल कर ली, तो पहले जो हमने सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की थी, अब हम वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की थी वर्ब की, जिस वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी, उस वर्ब की अब हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने डिड लगा दिया है जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दोबारा बताता हूं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट।
अब उसने एक घड़ी खरीदी, इसका नेगेटिव क्या है? उसने एक घड़ी नहीं खरीदी। तो ही स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट ही, उसके बाद है डिड नॉट, हमने लगा दिया डिड नॉट, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट बाय, बाय फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट अ वॉच, ही डिड नॉट बाय अ वॉच, उसने एक घड़ी नहीं खरीदी। ये था नेगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला, ठीक है। चलिए ये मैं साथ लिख भी देता हूं। नेगेटिव क्या था? नफी जुमला, और इंटेरोगेटिव क्या है? सवालिया जुमला। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा कि सवालिया जुमला बनाने के लिए हम डिड को जुमले में स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर भी डिड जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है, लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क और डिड को जुमले के शुरू में लगाने से जुमला जो है वो सवालिया इंटेरोगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बना? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बना? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सादा जुमला था उसने एक घड़ी खरीदी। तो सवालिया इंटेरोगेटिव जुमला क्या है? क्या उसने एक घड़ी खरीदी? अब स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले डिड है, तो हमने सबसे पहले डिड लगा दिया, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है डिड ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिड ही बाय, और फर्स्ट फॉर्म के बाद है ऑब्जेक्ट अ वॉच, डिड ही बाय अ वॉच, और आखिर में है क्वेश्चन मार्क। आप यहां देख रहे होंगे कि मैंने यहां व्हेन लिखा हुआ है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले कि जिनमें कोई सवालिया लफ्ज शामिल होता है, जैसे क्या उसने घड़ी खरीदी, हम लिखते हैं उसने एक घड़ी कब खरीदी, उसने कब एक घड़ी खरीदी, ठीक है। यानी जो लफ्ज से कब है ये एक सवालिया लफ्ज है, क्वेश्चन वर्ड है। तो जिस जुमले में क्वेश्चन वर्ड हो हम उसको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बनाने का बड़ा सादा और आसान तरीका है। वो क्या है कि आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके शुरू में डिड से भी पहले आप व्हेन या जो भी क्वेश्चन वर्ड है आप उसको लिख देंगे, तो बाकी स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा जो इंटेरोगेटिव का है। तो ये आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसने घड़ी कब खरीदी? व्हेन डिड ही बाय अ वॉच, व्हेन डिड ही बाय अ वॉच, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने जुमले के अल्फाज को पुट कर दिया, और यूं हमारा इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी इस तरह से मुकम्मल हुए। बच्चे, मैंने पूरी कोशिश की है कि सादा तरीन जुमलों के साथ आसान तरीन अल्फाज में आपको मैं इस सेंटेंस के बारे में, इस टेंस के बारे में समझाऊं। मुझे उम्मीद है कि छोटी क्लासेस के बच्चे भी अगर इसको सुने तो उनको इसकी समझ आएगी। और आप तो वैसे भी प्री 9th में हैं, ठीक है। तो इसको आपने गौर से बच्चे सुनना और देखना है, इसको बार बार देखें, ठीक है। इसके बाद इसके मुताबिक प्रैक्टिस करें, इन स्ट्रक्चर्स को याद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस है इसके बारे में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दीजिएगा, अपने क्वेश्चन सेंड करें हमें। आपकी फीडबैक से हमें अंदाज़ा होगा कि हमने अपने लेक्चर्स में मज़ीद क्या क्या बेहतरी लानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।